सो हे गाइस, पिछले वाली वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन वेरियस फेजेस। ठीक है, तो देखो कार्बन सोल्युबिलिटी ऑफ डेल्टा फेराइट इन इज 0.1%। दिखाता हूँ 0.1%। ठीक है, डेल्टा फेराइट के, ठीक है 0.1% ये, ठीक है, ये वाली कंसंट्रेशन है 0.1% डेल्टा फेराइट। ओके, नेक्स्ट है कि कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑस्टेनाइट इज 2%। 2% है, ठीक है, मेरा पॉइंट। ओके, ये अब है कि कार्बन सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्फा फेराइट इज 0.025%। 0.025%, ठीक है, ये वाला। ओके, सिमिलरली ऐसे ही समझ गया ना, ऐसे ऐसे ये सोल्युबिलिटी लिखनी है। तो सोल्युबिलिटी जो होता है उस पॉइंट की कंसंट्रेशन डिनोट करता है। ठीक है, जो समझाने की बात है ये है बस इसमें। तो कार्बन सोल्युबिलिटी ये, ठीक है, समझ गए होगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये होती है कार्बन सोल्युबिलिटी ऑफ अल्फा फेराइट की, तो रूम टेम्परेचर पे ये होती है। समझने की बात ये थी। और वैसे ये होती है। ठीक है, तो कार्बन सोल्युबिलिटी इन सीमेंटाइट इज 6.67%। ठीक है, तो सीमेंटाइट में तो वही है ना, लास्ट पॉइंट ये रहा 6.67। ओके, ये वाला। और सिमिलरली ऐसे ही सम क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि A1 जो है वो क्या चीज़ डिनोट करती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। दिखाता हूँ मैं, जो मैं कह रहा था कि लाइन क्या थी वो A1, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, इससे नीचे सॉलिडिफिकेशन होता ही है। ठीक है, यहाँ पे भी होता है। ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन A1। ठीक है, ये चीज़ वो जो लाइन है ये वाली, इससे नीचे कोई लाइन नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड लाइन कौन सी है, A2। ठीक है, तो दिस लाइन सिग्निफाइज परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट अपॉन हीटिंग यूटेक्टॉइड स्टील। दिस इज नोन एज क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो देखो A2 जो है वो क्या चीज़ डिनोट कर रही है, परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट। परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट, A2 लाइन जो है परलाइट इनटू ऑस्टेनाइट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, परलाइट जो है वो ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, अब थर्ड लाइन जो है, और इसी पॉइंट को क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर लाइन भी कहते हैं। 768 डिग्री सेल्सियस, 76 है मतलब 768 डिग्री सेल्सियस। तो इस ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक सिस्टम है। मतलब एल उसको आयरन को ट्रांसफॉर्म करती है मैग्नेटिक टू नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, कार्बन कंटेंट हैज नो इफेक्ट ऑन क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, कि जो कार्बन कंटेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन पे। जो A3 है, A3 ये वाली लाइन A3 ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन ये थी और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन ये है। ठीक है, अब A3 जो है वो बता चुका हूँ। और A3 का सिग्निफाइज क्या करती है, A3 सिग्निफाइज करती है कि फेराइट जो है ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फेराइट ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म अपॉन हीटिंग ऑफ हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील जो है ये है। ओके, ये देखो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, सब कुछ डायग्राम से सारी चीज यही सिग्निफाई करने का ही खेल है बस इसमें, और कुछ नहीं है। और सीमेंटाइट इंटू ऑस्टेनाइट हो जाएगा। ठीक है, ACM लाइन जो है वो क्या डिनोट करती है, सीमेंटाइट इंटू ऑस्टेनाइट, है ना, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। इस वाले में क्या था A3 में कि हम हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील को हीट कर रहे थे और इसमें हाइपर वाले को। ठीक है,
और जो इसमें क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा था, याद करने की क्या थी, फेराइट इंटू ऑस्टेनाइट। A3 वाले में फेराइट इंटू ऑस्टेनाइट, और ACM वाले में क्या था कि सीमेंटाइट जो है वो ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सीमेंटाइट ऑस्टेनाइट में, और यहाँ पर फेराइट इंटू ऑस्टेनाइट। ओके, और ये क्या हीटिंग से ये तीनों चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये, ठीक है। और देखो एक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डक्टिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू पैकिंग फैक्टर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे डक्टिलिटी जब इंक्रीज होगी जब पैकिंग फैक्टर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज कार्बन फिल द वॉइड्स। समझ गए होगी कि पैकिंग फैक्टर एफिशिएंसी मतलब एक तरीके की सिंपली डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो जो एम्प्टी वर्ड होता है वहाँ पे जाके फिल हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, बिकॉज फिक्स वॉल्यूम में मास बढ़ना इज इक्वल टू डेंसिटी इंक्रीज होना। इसकी वजह से उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो परलाइट है इसकी एक प्रॉपर्टी है वो सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है इन सब में, ठीक है, इन ऊपर के चारों तीनों में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है जिसकी बीटल हार्डनेस नंबर है 25। ओके, और परलाइट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, परलाइट होता है कि 88% फेराइट प्लस 12% सीमेंटाइट, फेराइट और सीमेंटाइट। ओके, समझ गए होगे। अब आगे की प्रोसेस होंगी हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशंस, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अभी तक अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो, बस यार मेरा मानना ये है कि इसमें तुमको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है, रट्टा मारना होगा, बिकॉज यार क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है और एक एक नंबर में तो यहीं से बनता है, ठीक है, कि A3 वाला पूछ लिया, A2 वाला पूछ लिया, ACM पूछ लिया, A1 पूछ लिया, फिर सोलिबिलिटी पूछ लिया कि किस पॉइंट पे कितनी सोलिबिलिटी है, ठीक है, और कि यूटेक्टोड स्टील में जो रिएक्शन थी उसमें कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, और कौन सी स्ट्रक्चर कौन से में ट्रांसफॉर्म होती है, और परलाइट जो है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है, लेड बोराइड किस किस चीज़ का मिक्सचर है, और यूटेक्टोड रिएक्शन बना के दिखाओ, यूटेक्टिक रिएक्शन बना के दिखाओ, और परलाइट रिएक्शन पेरिटेक्टिक रिएक्शन बना के दिखाओ, मतलब इनवेरिएंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, और इसकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, है ना। और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है और इंटरस्टिशियल सॉलिड है उन दोनों में जो डिफरेंस था वो मैं बता चुका हूँ, और इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, और इसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है सीमेंटाइट में कार्बन की, ठीक है। और ये चीज़ यार सेम टू सेम 10-15 बार प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ को बनाने की, याद हो जाता है आसानी से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर कुछ भी अगर पूछना हो इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में पूछ लेना, पक्का आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो बस थैंक यू।